हाय एवरीवन। तो आपका रश्मि ट्रिकी क्लासेस में स्वागत है। तो हम अपना देख रहे थे बीपीएससी 3.0 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका री एग्ज़ाम, उसमें आए हुए सवालों को। तो हमने 95 तक क्वेश्चन किए थे और हिंदी के, और उसके आगे जो गद्यांश था वो हमने नहीं किया था, तो हम आज वही देखेंगे। तो रश्मि ट्रिकी क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इस क्लास की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए हम अपना गद्यांश का पार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है 96 से 120 तक है जो हम देखेंगे। तो इसमें 5 गद्यांश हैं और एक गद्यांश में 5 क्वेश्चन हैं जो कि बीपीएससी 3.0 में आया था। तो आज हम वही देखेंगे। तो हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस, पहले बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर गद्यांश पढ़ेंगे। तो इसमें है मनुष्य के उच्च चरित्र निर्माण में सहायक है, और दूसरा है विद्या की अच्छे निधियाँ कहाँ मौजूद होती हैं, और है स्वाध्याय में सहायक है हमारा हृदय विशाल और उन्नत कैसे बनता है, और इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन है ज्ञान सिंधु का अर्थ है। तो हम ये सवाल अपने गद्यांश में ढूंढेंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 96 से 100 तक, और ये देखेंगे निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर प्रपत्र में चिन्हित कीजिए। तो चलिए हम अपना गद्यांश ध्यान से पढ़ेंगे और जो इसके सवाल दिए गए हैं उसको इनमें ढूंढेंगे। तो उतने टफ क्वेश्चंस नहीं हैं, बस ऐसे गद्यांश में ढूंढोगे आप लोग तो मिल जाएंगे। आसान ही आए थे, पर यह है कि गद्यांश की प्रैक्टिस करके जाइएगा, एग्ज़ाम में करने में आसानी रहती है। पहले से आप 1 आध 2 या 5-6 गद्यांश घर से प्रैक्टिस किए रहेंगे। तो चलिए हम अपना गद्यांश पढ़ते हैं। पुस्तकालय व विशाल ज्ञान सिंधु है, कलर चेंज कर लेते हैं। विद्यालय व विशाल ज्ञान सिंधु है जिसमें विद्या की अच्छे निधियाँ मौजूद हैं, जिसके अध्ययन मात्र से हमारा हृदय विशाल और उन्नत बनता है। पुस्तकालय शब्द का निर्माण पुस्तक प्लस आलय 2 शब्दों से हुआ है, अर्थात पुस्तकों के लिए घर, पुस्तकालय में उपयोगी पुस्तकों का संग्रह किया जाता है जिससे मनुष्य के उच्च चरित्र का निर्माण होता है और जीवन की उन्नति होती है। इससे मनुष्य में स्वाध्याय की रुचि पैदा होती है और मस्तिष्क का विकास होता है। तो ये रहा हमारा गद्यांश। हम इसके आंसर क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। मनुष्य के उच्च चरित्र निर्माण में सहायक है। तो हमने गद्यांश पढ़ा है तो हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें पुस्तकालय की बात हुई थी, तो हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला है यात्राएं, बी है पुस्तकें, सी है मनुष्य, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने गद्यांश पढ़ा तो इसमें यही पुस्तक के बारे में ही लिखा था, तो हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकें। मनुष्य के उच्च चरित्र निर्माण में सहायक है पुस्तकें। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्या की अच्छे निधियाँ कहाँ मौजूद होती हैं। विद्या की अच्छे निधियाँ कहाँ मौजूद होती हैं। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 स्वाध्याय, बी मस्तिष्क, सी पुस्तकालय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर सी। पूरा गद्यांश पुस्तकालय पे ही था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 98 स्वाध्याय में सहायक है, मतलब स्वाध्याय का मतलब होता है खुद के अध्ययन में। ऑप्शन है जीवन की उन्नति, मनुष्य का मस्तिष्क,
सी है पुस्तकालय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम देखेंगे यहाँ कौन सा हमारा सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुस्तकालय। स्वाध्याय में क्या सहायक है? पुस्तकालय। हमारा हृदय विशाल और उन्नत कैसे बनता है? ऑप्शन से सामाजिक राजनीतिक विकास से, पुस्तकों के अध्ययन से, विभिन्न रीति रिवाजों के माध्यम से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पुस्तकों के अध्ययन से। हमारा हृदय विशाल और उन्नत कैसे बनता है? पुस्तकों के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगला गद्यांश। प्रश्न नंबर 100 है, ज्ञान सिंधु का अर्थ है। ऑप्शन है ज्ञान का सागर, बी है ज्ञान की नदी, सी है ज्ञान की व्यवस्था, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ज्ञान सिंधु का अर्थ होता है ज्ञान का सागर, मतलब जहाँ ज्ञान का सिंधु मतलब सागर हो, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, इसका अर्थ यही होता है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, 101 से 105 तक है। देखते हैं कौन सा गद्यांश है। तो हमारा गद्यांश है, औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप नगरों की आबादी तेजी से बढ़ी है। गांव के लोग रोटी रोजगार के चक्कर में शहरों में आकर गंदी बस्तियों की वृद्धि करते हैं। गांव के लोग औद्योगिकरण के लिए शहरों में बसते हैं, जिससे वहाँ गंदी बस्तियों की वृद्धि होती है। औद्योगिकरण के कारण कृषि योग्य भूमि में कमी हुई है। किसके कारण कृषि योग्य भूमि में कमी हुई है? औद्योगिकीकरण के दौरान। और वनों के विनाश के कारण ही हरियाली नष्ट हो गई है। औद्योगिक केंद्रों की स्थापना के समय प्रदूषण नियंत्रण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या बढ़ रही है। आग, धूल, राख और धुआं की कालिमा का प्रभाव घर, बाग बगीचे सहित दूर दूर तक होता है। इससे आँखों में चिपचिपापन, रोहा, दृष्टि कमज़ोर होना, टीबी, कैंसर आदि रोग फैलते हैं। तो ये गद्यांश और भी है, हम आगे देख लेते हैं क्या है। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप तेजाबी वर्षा भी होती है, जो फसलों, पेड़ पौधों आदि को विशेष हानि पहुंचाती है। अम्लीय और क्षारीय के कारण भूमि की उत्पादन क्षमता भी घट जाती है। तो इसमें भी 5 सवाल हैं, तो हम पांचों को देखेंगे और इसी गद्यांश में आपको मिल जाएंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, या इसकी और जितनी भी क्लास हुई है सारी PDF रश्मि ट्रिकी क्लासेस से टेलीग्राम चैनल है, उसी पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं सवाल। भूमि की उत्पादन क्षमता क्यों घट जाती है? ऑप्शन है विस्थापन के कारण, बी है कृषि योग्य भूमि में कमी होने के कारण, सी है अम्लीय और क्षारीकरण के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा, भूमि की उत्पादन क्षमता क्यों घट जाती है? अम्लीय और क्षारीकरण के कारण, ऑप्शन नंबर सी। 102 है, कृषि योग्य भूमि में कमी क्यों हुई? तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 तेजाबी वर्षा के कारण, बाग बगीचों की बहुतायत के कारण, औद्योगिकीकरण के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको गद्यांश से मिल जाएंगे, आप PDF में देख लीजिएगा। सॉरी, औद्योगिकीकरण के कारण, ये हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। औद्योगिकीकरण के कारण जनसंख्या कहाँ तेज़ी से बढ़ी है? ऑप्शन है ए देश में, बी गांव में, सी शहर में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो हमारा यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहर में। जब गांव के लोग औद्योगिकीकरण के कारण शहर में पलायन करते हैं तो शहर की जनसंख्या बढ़ी है। अगला देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 104 है, हरियाली क्यों नष्ट हो गई है? हरियाली क्यों नष्ट हो गई? हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए वनों के विनाश के कारण, बी प्रदूषण के कारण, सी भूमि की उर्वरक क्षमता में कमी के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा वनों के विनाश के कारण, ऑप्शन नंबर ए, वनों के विनाश के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 105, लोग गांव से आकर शहरों में क्यों बसते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं, उत्तम सुविधाओं के लिए, बी है रोजगार के लिए, सी है मनोरंजन के लिए, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम गांव के लोग शहर क्यों जाते हैं? रोजगार के लिए, कमाने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोजगार के लिए। आगे देखते हैं। तो ये हमारा एक गद्यांश, 2 गद्यांश पूरे हो गए। तो हमारा अगला गद्यांश है निर्देश, प्रश्न संख्या 106 से 110 तक। हाँ, अपना गद्यांश पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है, शारीर श्रम में क्या लगता है? मतलब शारीरिक श्रम में क्या लगता है? आरोग्य से तात्पर्य है, आलस के परिणाम स्वरूप सजा किस रूप में मिलती है, रोग का प्रभाव किस पर पड़ता है, आलस को जीतने का क्या उपाय है? तो हमने सरसरी निगाह से एक बार अपने सवाल देख लिया, तब हम गद्यांश पढ़ेंगे तो हमें सवाल क्वेश्चन के आंसर जल्दी मिल जाएंगे। तो हम चलिए पढ़ते हैं। आलस को छोड़ने के लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए, आलस को जीतने का यही उपाय है, यदि इससे काम न लिया गया तो इसकी सज़ा प्रकृति की ओर से मिले बिना ना रहेगी, बीमारियों के या किसी और कष्ट के रूप में वह सज़ा भोगनी ही पड़ेगी। शारीरिक श्रम में जो समय लगता है वह व्यर्थ नहीं जाता, इसका प्रतिफल अवश्य मिलता है, उत्तम आरोग्य प्राप्त होता है। शारीरिक रोग का जैसे मन पर असर होता है वैसे ही शारीरिक आरोग्य का भी होता है, यह अनुभव सिद्ध है। चलिए हम अपना प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 106 है, शरीर श्रम क्यों आवश्यक है? शरीर श्रम क्यों आवश्यक है? ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए समय, बी अनुभव, सी शरीर, डी उपयुक्त में से। शरीर श्रम में क्या लगता है? सॉरी, मैंने सवाल गलत पढ़ा। शरीर श्रम में क्या लगता है? ऑप्शन है समय, बी है अनुभव, सी है शरीर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समय। शरीर श्रम में क्या लगता है? समय लगता है। आरोग्य से तात्पर्य है, हमारा अगला प्रश्न है 107। आरोग्य से तात्पर्य ऑप्शन है रोग मुक्त होना, रोगी होना, स्वस्थ होना, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आरोग्य से तात्पर्य है स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना, ये छोड़ के ये दोनों, ये भी सही है, ये भी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108। आलस्य के परिणाम स्वरूप सजा किस रूप में मिलती है? हमारे ऑप्शंस हैं, प्रकृति से दूर होना, बी है मन का दुखी होना, सी है बीमारी एवं कष्ट होना, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा बीमारी एवं कष्ट होना, ऑप्शन नंबर सी। आलस का परिणाम क्या होता है? बीमारी एवं कष्ट होना। प्रश्न नंबर 109 है, रोग का प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शंस है आलस्य, बी श्रम, सी मन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही हो जाएगा
मन। रोग का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। प्रश्न नंबर 110 है, आलस को जीतने का क्या उपाय है? हमारे ऑप्शंस हैं व्यर्थ काम न करना, बी है शारीरिक श्रम करना, सी है शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा शारीरिक श्रम करना, ऑप्शन नंबर बी। आलस को जीतने का उपाय है शारीरिक श्रम करना। हमारा अगला गद्यांश है निर्देश प्रश्न संख्या 111 से 115 तक। एक गद्यांश और है तो हमारे पूरे 120 प्रश्न हो जाएंगे। तो हम ये वाला गद्यांश पढ़ते हैं। स्वावलंबी मनुष्य की यश कीर्ति। पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर पढ़ेंगे। हमारे क्वेश्चन है चंद्रिका का पर्यायवाची है मनुष्य की कीर्ति किससे फैलती है? पाठक और श्रोता किससे नया पाठ सीखा करते हैं? चारण और भाट किसका यशगान करते हैं? धवल का अर्थ है। ये 5 सवाल हैं। तो हम अब अपना गद्यांश पढ़ते हैं और इसी में अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। स्वावलंबी मनुष्य की यश कीर्ति पूर्णिमा के चंद्रिका के समान चारों ओर फैलती है। उसका यशगान चारण और भाट शताब्दियों तक गाया करते हैं। कौन गाया करते हैं? चारण और भाट। कवियों और लेखकों की लेखनी उसकी धवल कीर्ति का निरंतर बखान करती हैं। उसका अभिनय रंगशालाओं तथा चित्रपटों पर हुआ करता है। पाठक और श्रोता उससे मनोरंजन के अतिरिक्त नित्य नए पाठ सीखा करते हैं। मनुष्य की कीर्ति उसकी शारीरिक सुंदरता नहीं उसका वरन उसकी पुण्य कृतियाँ फैलाती हैं। तो अपने प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 111 है चंद्रिका का पर्यायवाची है। ऑप्शंस है विभा, प्रकाश, चांदनी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा चंद्रिका का पर्याय हो जाएगा चांदनी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 112 है मनुष्य की कीर्ति किससे फैलती है? हमारे ऑप्शंस हैं पुण्य कृतियों से, बी कवियों और लेखकों से, सी शारीरिक सुंदरता से, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम देखते हैं मनुष्य की कीर्ति किससे फैलती है। तो हमारा हो जाएगा पुण्य कृतियों से। गद्यांश की लास्ट लाइन यही है, पुण्य कृतियों से। पाठक और श्रोता किससे नया पाठ सीखा करते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मनुष्य के उज्ज्वल कार्य से, अभिनय से, यशगान से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मनुष्य के उज्ज्वल कार्य से। प्रश्न नंबर 114 है चारण और भाट किसका यशगान करते हैं? ऑप्शंस हैं पूर्णिमा की चंद्रिका का, स्वावलंबी मनुष्य का, कवियों और लेखकों का, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वावलंबी मनुष्य का। हमारा इस गद्यांश का आखिरी क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 115 धवल का अर्थ है। ऑप्शंस हैं ए श्याम, बी है स्वच्छ, सी है उजला, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि स्वच्छ और उजला दोनों ही धवल का अर्थ है। श्याम मतलब सांवला होता है, तो हमारा पहला छोड़ के ये दोनों है। तो ये हमारा लास्ट गद्यांश है। तो हमारा 120 प्रश्न हो जाएंगे। इसका 95 तक के क्वेश्चंस हमने पहले अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसी में मिल जाएगी। तो हम ये वाला देख लेते हैं। पहले इसके सवाल पर राष्ट्र की गरिमा कैसे घटती है? देश की उन्नति किसकी उन्नति से संबंधित है?
राष्ट्र की उन्नति कैसे संभव है, देश को पीछे क्या ले जा रहा है, भाईचारे के संबंध के लिए क्या आवश्यक है। तो ये राष्ट्र और भाईचारे के ऊपर है ये गद्यांश। तो हम अपना गद्यांश पढ़ लेते हैं। व्यक्ति की उन्नति से ही देश की उन्नति है। किसकी उन्नति से? व्यक्ति की उन्नति से देश की उन्नति संभव है। बिना आत्म उन्नति के देश की उन्नति असंभव है। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, राज्य आज छोटी छोटी बातों पर लड़ना द्वेष फैलाता है, देश को पीछे ले जा रहा है। क्या देश को पीछे ले जा रहा है? छोटी छोटी बातों पर लड़ना, धर्म, जाति, भाषा आदि के लिए। तो ये हमारे देश को पीछे ले जा रहा है। राष्ट्र की गरिमा घटती है। हमें सभी प्रकार के मतभेदों को भुलाकर आपस में भाईचारे का संबंध रखना चाहिए। देश की शक्ति और व्यवस्था को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है। तो हम अपने प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 116 है, राष्ट्र की गरिमा कैसे घटती है। तो अभी हम गद्यांश पढ़ के आए हैं, तो हमें अपने ऑप्शन देखने हैं और सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन है भाषा से, बी है उन्नति से, सी है आपसी लड़ाई और द्वेष से, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपसी लड़ाई और द्वेष से। हमारा प्रश्न नंबर 117 है, देश की उन्नति किसकी उन्नति से संबंधित है। ऑप्शंस हैं भाषा, धर्म, व्यक्ति, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही हो जाएगा व्यक्ति। देश की उन्नति किसकी उन्नति से संबंधित है। पहली लाइन यही थी हमारी गद्यांश की, व्यक्ति की उन्नति से देश की उन्नति संबंधित है। प्रश्न नंबर 118 है, राष्ट्र की उन्नति कैसे संभव है। हमारे ऑप्शन है राज्यों के विकास से, व्यक्ति की स्वतंत्रता से, देश की शक्ति और व्यवस्था बनाए रखने से, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश की शक्ति और व्यवस्था को बनाए रखने से। राष्ट्र की उन्नति कैसे संभव है। राष्ट्र की उन्नति कैसे संभव, देश की शक्ति और व्यवस्था बनाए रखने से। हमारा प्रश्न नंबर 119 है, देश को पीछे क्या ले जा रहा है। हमारे ऑप्शंस हैं धर्म और जाति, छोटी छोटी बातों पे लड़ना, केवल अपनी उन्नति करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा छोटी छोटी बातों पे लड़ना। ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको गद्यांश में मिल जाएंगे, क्योंकि गद्यांश उतने टफ नहीं आए थे, ठीक ठाक ही थे, आप कर लोगे। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ना। प्रश्न नंबर 120 है, भाईचारे के संबंध के लिए आवश्यक है। हमारे ऑप्शंस है मतभेदों को भुलाना, देश की उन्नति, धर्म में आस्था, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतभेदों को भुलाना। भाईचारे के संबंध के लिए आवश्यक है मतभेदों को भुलाना। तो ये हमारे 120 प्रश्न पूरे हो गए। तो आपकी इस क्लास की PDF और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर टेलीग्राम लिंक दिया है, उसी पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही सवाल के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।